मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। इस गांव का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर उभर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसने गांव के रास्तों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। शाम होते ही हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी। इसके बावजूद इस गांव के लोग बहुत मिलनसार और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। वे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। उनका जीवन खेतों और उनकी मेहनत पर टिका था। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम चालू हो चुका है। शाम का समय था और कुछ गांव वाले गोपाल की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। चाय की गर्माहट और दोस्तों की गपशप ने बारिश के ठंडे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। सच कहूँ यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और है। ऊपर से गोपाल की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। और जब दोस्त पास बैठे हों, बातें करते करते हंसी ठिठोली हो रही हो, तो लगता है ज़िंदगी का असली स्वाद यही है। बिल्कुल सही कहा सुधीर भाई। सच बोलूं तो दिल करता है कि आज की ये बरसाती रात यहीं गुजार दूं। बस हम सब बैठे रहें, बातें करते रहें और गोपाल की गर्म चाय के साथ इस ठंडी हवा का मज़ा लेते रहें। ज़िंदगी के ऐसे लम्हे रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं। अरे भाई दिनेश, अगर पूरी रात चाय पीते रहे तो महीने की आधी तनख्वाह तो चाय वाले को दान में ही चली जाएगी। सब लोग जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और भी घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें मोटी हो गई। तभी दूर से रतन काका आते हुए दिखे, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अरे ओ रतन काका, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, नहीं तो इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक ज़रूरी काम से, पर काम तो हुआ ही नहीं। और ऊपर से ये बारिश ने हाल और ख़राब कर दिए। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। हाँ रतन काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में आपकी कहानियाँ सुनने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और इसी बहाने हमें अपनी कहानियाँ भी सुना देना। आपकी कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूँ ना, वो महज कहानी नहीं, मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें अजनबी लगेगी। काका, मान लिया सब सच है, अब तो आ जाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जो कुछ समय पहले मेरी अपनी आंखों के सामने घटी थी। गोपाल, मेरे लिए जरा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं करीब 30 बरस का जवान था। रात का समय था, घुप अंधेरी और डरावनी रात। आसमान फट रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त अविनाश के घर भी चला जाऊं। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी नज़र दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं भाई, रास्ता तो नहीं भटका, पर घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आगे की सड़क पर पानी इतना भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है और इस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का सोचकर ही डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त अविनाश के घर जा रहा हूँ। अरे अविनाश? हाँ, मैं उसके घर को जानता हूँ। वहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा जो जंगल से होकर जाता है। सीधा रास्ता तो पानी में डूब चुका है, अब बस जंगल वाला रास्ता बचा है। वो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन सीधा अविनाश के घर तक ले जाएगा। वैसे मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ घना जंगल था और जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें गूंज रही। मुझे डर तो लग रहा था, तेज़ बारिश, जंगली जानवरों की आवाज़ें,
और एक अनजान व्यक्ति। सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बस ये सोचकर उसके पीछे चल रहा था कि शायद वो मुझे सही सलामत मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। बारिश अब और भी भयानक हो गई। हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें भी तेज हो गई। वो व्यक्ति अचानक रुक गया और मुझसे बोला, बारिश तो अब और तेज हो गई है। एक काम करते हैं, पास वाली पुरानी कुटिया में कुछ देर रुक जाते हैं। सुना है वहाँ अब कोई नहीं रहता। जब ये तूफानी बारिश थम जाएगी तब हम आगे निकलेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति को हाँ में हाँ मिला दी और उसके साथ पास वाली कुटिया पर ही चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे ओ, मैं अभी अभी दफ्तर से लौट कर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा शक जागा। सारे दफ्तर तो शाम के 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और अब तो रात के 9 बज चुके थे। इस वक्त भला कोई दफ्तर खुला कैसे हो सकता है? खैर, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बेहद तेज बिजली कड़की, जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब, सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जिसमें मासूमियत से ज़्यादा डर छिपा हुआ था। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज़ तो मेरे कानों में भी सुनाई थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहाँ अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ी हो। रास्ता ना मिलने की वजह से घबराकर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। इसीलिए हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, कान उस आवाज़ पर टिके हुए। कभी दूर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ आती, तो कभी किसी औरत की धीमी सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी और अजीब सा गीत सुनाई देता। ठंडी हवा के हर झोंके के साथ वो आवाज़ और पास आती महसूस हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। डर ऐसा कि सांस तक लेने में हिचक हो रही थी। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वे मुसीबत में है। अगर कोई सच में मुसीबत में होता तो क्या वो ऐसे हंसता और गाता? देखो, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रहना सही नहीं है। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है? क्या पता वे सच में मुसीबत में हों। हम दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। वो हमें घने अंधेरे जंगल की तरफ खींचती चली। बारिश की छोटी छोटी बूंदें सुई की तरह हमारी त्वचा में चुभ रही थी और ठंडी गीली हवा हर कदम के साथ डर बढ़ा रही थी। देखो, आवाज़ इधर से आ रही है। जल्दी चलो। हम दोनों उस अजीब आवाज़ का पीछा करते हुए घने सन्नाटे भरे जंगल में पहुंच गए थे। रात का अंधेरा हर चीज़ को निगल रहा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और उसकी झिलमिलाती रोशनी में हमने खून से लटपट एक औरत की परछाई झलकते देखा। ये नज़ारा देखकर मेरी रूह तक कांप उठी और दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। और तुमने वो परछाई देखी क्या? मुझे तो अब भी उसकी झलक याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। सुनो, वो बच्चा फिर से जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज़ अब और पास लग रही है। शायद वो सच में बड़ी मुसीबत में है। चलो, देर मत करो। अब मुझे उस अजनबी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। वो जैसे मुझे ज़बरदस्ती आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। तभी अचानक पीछे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। एक विशाल पीपल का पेड़ तेज़ी से हमारे आगे गिर पड़ा। मेरी रूह कांप उठी और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। लेकिन वही व्यक्ति बिल्कुल शांत और बिना किसी डर के पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ गया, मानो उसे ये सब सामान्य ही लग रहा हो। अरे आओ ना भाई, वहीं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस पेड़ को पार करके यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है। हाँ चलो जल्दी आओ, वरना इतनी बारिश की रात और खामोश है। कोई नहीं जाने वाला कि तुम कहाँ हो।
मैं अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, हर आवाज़ पर अपनी सांसें रोक। तभी अचानक कुछ याद आया और जैसे ही याद आई मैंने अपने कदम वहीं रोके। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर जमी हो गए जैसे, क्योंकि वो व्यक्ति सीधे मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। कुछ ही देर बाद आसमान में फिर से तेज बिजली कड़की और उसी झिलमिलाती रोशनी में वो व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गया। उसकी शक्ल भयानक थी, आंखें लाल, दांत नुकीले और उसके चेहरे पर एक ऐसा डरावना रूप कि मेरी रूह कांप उठी। वही आवाज़ जो इतनी देर से गूंज रही थी अब जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने एक एक करके हर प्रकार की डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। मैंने मौका देखा और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इतनी तेजी से भागा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तब तक भागता रहा जब तक वो भयानक जंगल पार न हो गया। आसमान में बिजली कड़कती रही, बारिश मूसलाधार बरसती रही। थोड़ी दूर जाने पर मुझे मेरा दोस्त अविनाश आवाज लगाते हुए दिखा और मुझे लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूँ। अरे रतन, मेरे घर का रास्ता भूल गए थे क्या? कहाँ गए थे? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आ गया। पहले घर चलो प्लीज़, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाद में सब बता दूंगा। अभी बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी। बारिश अब लगभग थम चुकी थी। आसमान में काली घटाओं के बीच हल्की सी सफ़ेदी झलक रही थी, जैसे तूफान के बाद की खामोशी उतर आई हो। गीली मिट्टी की खुशबू और पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज़ के बीच हम दोनों तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अविनाश के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही मैंने बिना कुछ छुपाए उसे अपने साथ घटी हर एक घटना विस्तार से सुनाई। मेरी बात खत्म होते ही अविनाश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो कुछ देर तक चुपचाप घबराहट भरी आंखों से मुझे देखता रहा। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए थे? वहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अच्छा हुआ तुम वहाँ से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वह तुम्हें ले गया था उसमें पहले एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उस पर 5 लाख का कर्ज था जो उसके पिता के मरने के बाद उस पर आ गया था। कुछ लोगों ने कर्जदारों को उस आदमी का पता बता दिया। उन कर्जदारों ने एक अंधेरी रात को उस कुटिया में आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे जिंदा जलकर मर गए। जब वो आदमी अपने घर आया, अपने 2 बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसने उसी कुटिया में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ये सब घटनाएं वहाँ घटती रहती है। कोई भी गाँव वाला उस जंगल के रास्ते से आने जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उस रात का खौफ इतना गहरा था कि मैं पूरी रात नींद की एक झलक तक नहीं देख पाया। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, मैंने बिना देर किए अपना सामान समेटा और घर लौट आया। तब से मैंने कसम खा ली, उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी नहीं चुनूंगा। अब जब भी उससे मिलना होता है मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ, शायद इसलिए कि उस रात की परछाई अब भी मेरे जहन में जिंदा है। लेकिन रतन काका, आपको उस पीपल के पेड़ के गिरने पर कौन सी बात याद आ गई कि आप आगे नहीं बढ़े? बुजुर्गों की माने तो अगर रात के सन्नाटे में तुम्हारे रास्ते में कोई पीपल का पेड़ गिरा मिले तो उसे लांघकर आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल होती है। कहते हैं यह अशुभ संकेत होता है। ऐसे वक्त पर इंसान को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ के पार अक्सर कुछ ऐसा छुपा होता है जिससे लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। रतन काका ने अपनी बात पूरी करते हुए गहरी सांस ली, जैसे उस याद को दोबारा जीने से थक गए हों। चाय की टपरी पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरों पर खामोशी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस पल सबको एहसास हो गया कि काका की कहानियां महज किस्से नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई थीं।